हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपने मेरी पहली वीडियो को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। तो मैं आपकी 10th क्लास की चैप्टर 1 जो आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसी का ही लेके आई हूँ। उसके नोट्स हैं और इसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिसने इससे पहले भाग ना देखे हों तो प्लीज़ चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से आप उन पार्ट्स को देख सकते हो। अब आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं अपना मृदा संसाधन। जैसा कि आप सबको पता है, हमने कल आपसे कहा था कि आज हम मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। मृदा मृदा यानी मिट्टी। जो हमारी सोयल होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मृदा। और संसाधन यानी रिसोर्सेज। तो जो मृदा है, जो मिट्टी है, जो हमारी सोयल है, वो किस तरीके से संसाधन के रूप में हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए काम आती है, और संसाधन कैसे वो बन सकती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। मृदा या मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। आप सब जानते हो कि मिट्टी का भी क्षय होता है, निम्नीकरण होता है, जानते हो। और जो आप देखते हो मिट्टी, यानी कि जो आप खेतों में या कहीं पर भी जो मिट्टी देखते हो, जो हमें लगता है कि ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती है, मृदा का भी क्षरण होता है, यानी कि क्षय होता है, कमी होती है, निम्नीकरण भी होती। ये सब सिनोनिम्स हैं। और एक बार अगर मृदा का क्षय हो जाए और नई मृदा बनने में लाखों साल लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर अगर हमें मृदा लेनी है तो उसके लिए हमें कई 100 सालों का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन फिर भी एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल है। हम नहीं बना सकते मिट्टी को, लेकिन ईश्वर ने हमारे को जो है मृदा ऑटोमेटिकली हमें प्रोवाइड कर रखी है, ताकि हम उससे अपने जीवन की जो कार्य हैं या हमारा जो जीवन है वो सही ढंग से चल सके। जैसे कि मिट्टी में हम क्या करते हैं, आप सबको पता है, मिट्टी तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मिट्टी नहीं होगी तो हमारे लिए फसल नहीं उगेगी, और फसल नहीं होगी तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के जीव, जीव यानी जिनमें जीवन है। और आप सबको ये भी पता है कि विभिन्न प्रकार क्यों बोला गया है? क्या पृथ्वी पर एक ही प्रकार के जीव हैं जैसे हम मानव? नहीं, जितने भी लोग सांस लेते हैं सब जीवन है, सब में जीवन है और सभी जीव हैं। चाहे वो एक छोटे से छोटा कीड़ा हो जो हमें नहीं भी दिखाई देता है और वो लाइफ लेके आया हुआ है, जिंदा है, तो वो जीव है। और जो पौधे का विकास होता है, जब पेड़ पौधे उगते हैं तो आप सबको पता है कि वो बिना मिट्टी के नहीं हो सकते। और मृदा इसीलिए भी जरूरी है, एक तो वनों के लिए, खेती के लिए, फिर वो हम सबका पोषण भी करती है, हमारे लिए हमारा खाना तक हमारे को प्रोवाइड कराती है। मृदा को हम कई भागों में बांट सकते हैं। कैसे? इसका मृदा का हम वर्गीकरण देखेंगे। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। हम कहें कि मिट्टी तो एक सी होती है सारी, क्या इसमें क्या अंतर है? नहीं बच्चों, मिट्टी में बहुत अंतर है। अलग अलग जलवायु के अकॉर्डिंग, अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग, रसायन के अकॉर्डिंग मिट्टी जो है वो चेंज हो जाती है। और चेंज भी होती है, और हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं ये कैसी मिट्टी है? हम उसके कलर को देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि मिट्टी कितनी गहराई से है और उसका गठन कैसे हुआ है, बनी कैसे है, मिट्टी कितनी पुरानी है, उसकी आयु कितनी है। रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर हम भारत की जितनी भी मिट्टी है उनको बांटते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रकार की। एक हम देखेंगे इसमें जलोढ़ मृदा। आप सबको पता है कि जो भारत के उत्तर के मैदान हैं, जो हमारा नॉर्थ का इलाका है भारत में, एक मैप आपको मैं बनाती हूँ भारत का, और आप इसमें देखेंगे। देखिए पर्टिकुलर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं एक स्ट्रक्चर हल्का सा
बना देती हूँ। और जैसे ये भारत का ये वाला इलाका है, ये पूरा नॉर्थ का इलाका है, जो ऐसे नॉर्थ ईस्ट का या नॉर्थ का, ये जितना भी है ये हिमालय के इधर से आया हुआ, ये हमारा जो जलोढ़ मैदान बनाते हैं, जलोढ़ मैदान तैयार करते हैं। जलोढ़ होता है नया। जलोढ़ जो है मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे पर भी जलोढ़ मैदान, ऐसे जलोढ़ मैदान या फिर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। हमारे दक्षिण का इलाका है भारत का, ये आप देखेंगे ये दक्षिण का इलाका है। इसी में ही गोदावरी, महानदी, कृष्णा, जो नदियों के डेल्टे हैं, डेल्टा भी आप सबको मैंने बताया है। डेल्टा किस चीज का निर्माण करते हैं? जलोढ़ मृदा का निर्माण करते हैं। जो इन नदियों के ये दक्षिण में पूर्व घाट पर, दक्षिणी भारत में इधर, और पूर्वी घाट पर ये नदियां हैं जो डेल्टा के साथ साथ अपने जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। अधिकतर उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है। क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। आप सभी ये बताओ मुझे कि हम लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? मोस्टली लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? हम लोग रहना पसंद करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर हरियाली हो, हमें प्रॉपर रूप से खाने को मिल सके। और खाने को कहाँ मिलेगा? जहाँ पर खेती अच्छी होती होगी। और खेती कहाँ अच्छी होती है? वो जलोढ़ मृदा में खेती अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं, जो इसे गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। ये काफ़ी सारी जो फसलें हैं ये जलोढ़ मृदा में बहुत अच्छी तरीके से हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में हमें पोटाश की मात्रा, फास्फोरस और चूने की मात्रा बहुतायत में मिल जाती है। क्या आपको मालूम है बच्चों कि जलोढ़ मृदा के भी दो भाग होते हैं, खादर और बांगर? खादर होती है हमारी नई वाली मृदा, यानी नई बनी मृदा, और बांगर होती है हमारी पुरानी मृदा। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि ये हमारी नदी बह रही है, और ये नदी अपने ऊपर बहती हुई जो पहाड़ों से जितने भी अवसाद हैं वो अपने साथ में लेके आती है। और क्या करती है? अपने मुहाने पर, यहाँ प्लेन पर आने पर, ये जो नदी चली आ रही है, जब ये प्लेन हिस्से पर आ जाती है, यानी जमीनी हिस्से पर आ जाती है, तो पानी तो सीधा बह जाता है, लेकिन जो ये अपने साथ जितना भी अवसाद ऊपर से लेकर आती है, बहते हुए अपने साथ लेकर के आती है यहाँ पर ऐसे, तो वो क्या करती है? उस चीज को अपने साथ यहीं छोड़ देती है। यानी जो अपने साथ गाद लेके आ रही है, वो गाद, कीचड़, आप उसे कुछ भी बोल सकते हो, तो वो जो अवसाद अपने साथ लेके आ रही है वो यहीं अपने किनारे पर उसको छोड़ देती है, और पानी जो है वो आगे बढ़ जाता है। अब जब ये अपने साथ लेके आई है तो ये नमी है इसके अंदर। क्या है? इसके अंदर नमी है, और उपजाऊ शक्ति भी ज़्यादा है इसके अंदर। तो यहाँ पर खेती सबसे अच्छी होती है, जहाँ पर भी नदियाँ बहती हैं, नदियों के किनारे पर खेती बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर मैं इसको समझूं ऐसे, ये नदी बह रही है, यहाँ पर अगर कोई मिट्टी इकट्ठी हुई है या फिर अवसाद इकट्ठा हुआ है, उसको हम कहेंगे खादर। लेकिन जब ये तो रेगुलर छोड़ती जा रही है, ये तो जो नदी है ये तो लगातार बहती हुई आ रही है, और ये लगातार ही क्या छोड़ रही है? अवसाद छोड़ रही है, खादर। अब इतनी जगह आएगी कहाँ से? तो क्या होता है कि ये जो खादर है ये ऐसे सरकने लगती है, नई आती है तो यहाँ अपना जो है स्पेस लेती है, और पुराने वाली इधर को हटने लगती है। जो जब जितनी ज़्यादा मिट्टी इधर की तरफ उठ जाएगी, ये देखिए अब ये इधर से आई ऐसे, ये हो गई हमारी बांगर।
अब इस बांगर वाली मिट्टी में जो है ये पुरानी हो गई और सूख भी गई, इसमें नमी नहीं रही, तो यहाँ पर फसल कम उगती है। लेकिन जो खादर होती है जलोढ़ मृदा की, उसमें फसल सबसे अधिक मात्रा में उगती है। तो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी बहुत होता है। और जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है? पोटाश, फास्फोरस और चूना अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाज जो और अनाज हैं वो या फिर दलहन फसलों की खेती उपयुक्त इसके अंदर होती है। काली मृदा, काली मृदा क्या है? काली मिट्टी, जिसे हम काली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, इस मिट्टी का रंग काला होता है। और रैगर मृदा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, काली मृदा या फिर रैगर मृदा। ये आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रैगर मृदा, इसमें क्या है? काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। कपास जानते हैं आप सब, कॉटन जो होती है हमारी रुई, उसकी खेती की जाती है और उसकी खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। ये देखिए, कपास मृदा के लिए बहुत अच्छी होती है। कौन सी? काली। ये मिलती कहाँ कहाँ है? काली जो मिट्टी है वो कहाँ कहाँ मिलेगी? वो हमें मिलती है पठारी क्षेत्र में, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि के जितने भी पत्थर यानी कि पठार, जितने भी ये पठारी हिस्से हैं वहां पर हमें काली मिट्टी पाई जाएगी वहां पर। और वहीं पे कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों तक ये पठार फैला हुआ है और ये मिट्टी भी फैली हुई है। काली मृदा बहुत महीन कणों वाली होती है, अर्थात कण की मृतिका, जिस आप देखेंगे जब अगर आप काली मिट्टी को छूओगे तो बिल्कुल पाउडर जैसी सी लगती है, बहुत महीन होती है उसके कण, ऐसे नहीं चुपते से नहीं है, हल्के हल्के। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी ये ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने की बनी होती है। कौन कौन सी? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना, इनसे मिली होती है। और जैसे आपको मैंने बताया कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या है, देखो जलोढ़ मृदा में भी पोटाश भी है और फास्फोरस और चूना है। जबकि हमारी जो काली मिट्टी है इसके अंदर चूना और पोटास तो है ही, साथ में मैग्नीशियम और कार्बोनेट भी है, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे पढ़ेंगे तो लाल पीली मिट्टी को हम देखेंगे। लाल पीली मृदा, लाल मृदा दक्कन के पठारों के पूर्व का जो हिस्सा है, ये देखेंगे आप कैसे देखेंगे? इस तरीके से देखिए आपको मैप। ये कौन सा है? ये है हमारा नॉर्थ यानी उत्तर, ये है ईस्ट, वेस्ट और ये है हमारा साउथ। और माना हमने कि ये हमारा भारत भी है, ये इस तरीके से हमारा भारत भी है। तो अब देखो कि पूरब का हिस्सा कौन सा हो गया? पूरब का हिस्सा हो गया ये वाला। ये जो पूरब का हिस्सा है वहां पर जो लाल पीली मिट्टी है वो अधिक पाई जाती है। इसमें पूरब के हिस्से में क्या होता है, जैसे ये दक्कन का पठार और यहाँ पे ही है हमारा दक्कन का पठार, और दक्कन के पठार के जो पूर्वी हिस्सा है, ये ईस्ट वाला हिस्सा, यहाँ पर दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानें, कम वर्ष वाले जो वर्ष नहीं है, ये वर्षा है, वर्षा। आपकी मात्रा बेटा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप सही कर लेना। लाल मृदा मिट्टी जो होती है दक्कन के पूर्वी और दक्षिणी, देखो आपको मैं दूसरा कलर देखिए, ये है हमारा ईस्ट का भाग, ये पठार है, और ये है हमारा पठार का साउथ वाला पार्ट। तो इस पार्ट में ये मिट्टी पाई जाती है और कैसी होती है? ये रवेदार होती है। आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। आग्नेय चट्टान होती हैं जो कभी किसी ज्वालामुखी के लावे की वजह से जो चट्टानें बनी होती हैं उनको हम आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
मध्य गंगा के मैदान उनका जो दक्षिणी छोर है और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। आपको मैं अपने भारत का ये वाला पार्ट दिखाती हूँ, साउथ इंडिया का। तो यहाँ पर हमें ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाएगी? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, दूसरा कलर यूज करके देखते हैं, मध्य गंगा के मैदान। ये जो मध्य गंगा के मैदान है इनके दक्षिणी छोर पर, यहाँ पर फिर पश्चिमी घाट पर, इधर के एरिया में हम देखेंगे पश्चिमी घाट पर। और पहाड़ी पद का अर्थ क्या होता है? पहाड़ों की तलहटी पर, यहाँ पर जो जितने भी पहाड़ हैं उनकी तलहटी पर। इसको देखो ऐसे, माना ये कोई पहाड़ है। और पहाड़ी पद क्या कहलाया? जो हमारे पहाड़ का ये वाला भाग है, ये वाला भाग पहाड़ी पद कहलाएगा। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी और ये दक्षिणी भारत की तरफ पाई जाएगी ज़्यादा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान और पश्चिमी घाट, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी। ये किससे बनी होती है? आग्नेय चट्टानों की बनी होती है। आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग किसकी वजह से होता है या रवेदार क्यों होती हैं ये? एक तो ये आग्नेय है, फिर ये रूपांतरित चट्टानों में लोहो, रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं जिन्हें हम कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें, इनमें जो लोहो की धातु यानी जो लोहा है, लोहा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जो लोहा धातु है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसी वजह से इनका कलर कैसा होता है? लाल और पीला। आपने देखा होगा, आप कहीं पे लोहे की कोई चीज रख दीजिए तो क्या होता है? लोहे की चीज पर जंग लग जाता है अगर वो थोड़े से भी नमी में आती है। अगर उस पर थोड़ा सा भी पानी लग जाए तो वो लाल पीली कलर की हो जाती है। तो उसका रंग जब लाल पीला हो जाता है, ऐसे ही मिट्टी में जब लोहा ज्यादा पाया जाता है तो उस मिट्टी का कलर भी हमें लाल पीला दिखाई देता है। अब लैटराइट मिट्टी पढ़ेंगे। लैटराइट मिट्टी में क्या है? लैटराइट मृदा उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उच्च तापमान यानी गर्मी ज्यादा होगी और वर्षा भी होगी वहां पर। लेकिन जो हमने अभी पढ़ी थी लाल पीली मिट्टी, वहां पर वर्षा कम होगी। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों पर पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ मैंने बताया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम। इसके जितने भी पहाड़ वाले इलाके हैं वहां पर ये लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। और इसकी एक पहचान और बताई मैंने आपको कि उच्च तापमान होगा, गर्मी होगी बहुत ज्यादा और बारिश भी ज्यादा होती होगी। इस मृदा पर अधिक खाद में रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है इस पर खेती करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको भी खेती करने लायक बनाया गया है। तो उसमें क्या यूज किया गया? उसमें खाद और रासायनिक उर्वरक, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं हमारे, या फिर यूरिया डाल करके इसके अंदर खेती की जाती है। इस मृदा में, इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, यानी नमी की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान होने की वजह से जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाते हैं। आपको मैंने बताया कि बारिश तो होगी, साथ में जो है बहुत तेज गर्मी भी होगी, और गर्मी होने की वजह से वहाँ की नमी को जो सूरज है वो सोख लेगा, और सोख लेगा तो जो उसमें जैविक पदार्थ उगाने की शक्ति है, उसके जो बैक्टीरिया हैं वो अधिक गर्मी में खत्म हो जाएंगे। तो हमें इसमें अगर खेती करनी है तो हमें खाद और रासायनिक उर्वरक डालना पड़ेगा। फिर आते हैं मरुस्थलीय मृदा पर। मरुस्थलीय मृदा क्या है? मरुस्थलीय मृदा है, मरु मैंने आपको बताया था, पहले ही बता चुकी हूँ कि मरु यानी मरा हुआ और स्थल यानी कि जगह, मरी हुई जगह, जहाँ पर कोई जिंदा कम रहने की परिस्थिति कम हो, वहां पर। स्थल यानी धरती। ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया ये इंडिया का अगर ये वाला पार्ट है और यहाँ पर राजस्थान है,
तो इस राजस्थान का ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट है, और इस वाले पार्ट पर, वेस्टर्न पार्ट पर ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है जो मृस्थलीय मृदा है। क्यों? यहाँ पर बारिश की बिल्कुल कमी है, बारिश ही नहीं होती यहाँ पर। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित किया करने, ये देखो, अगर इस मृदा को भी हम अच्छी तरीके से पानी दे करके इरिगेशन करें, उसका सिंचित करें, उसे पानी भरपूर मात्रा में दें, तो हम इस पर खेती कर सकते हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण, शुष्क जलवायु और उच्च तापमान, उच्च यानी कि हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर, और जलवायु शुष्क होगी, वहाँ बारिश की मात्रा बहुत ही कम होगी या फिर नहीं होगी, के कारण जलवाष्प दर अधिक है। यानी जब गर्मी है और हल्का सा भी पानी पड़ा तो तुरंत ही भाप बन के ऊपर चला गया, जमीन जो है वो सूख गई। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा भी कम है। जब पानी ही नहीं होगा, पानी आया और आने के बाद भाप बन के ऊपर चला गया, तो यहाँ पर ह्यूमस भी नहीं है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक बनाया जाता है। अगर वहाँ पर कहीं झील भी है ना, राजस्थान के इलाके में ये झील, तो इसके पानी को जब ये वाष्पीकृत करके यानी कि भाप में उड़ा के इस पानी से नमक बनाया जाता है। आपको पता है कि ये कहा जाता है कि कभी किसी ज़माने में जहाँ हमारा राजस्थान है वहाँ पर कभी समुद्र हुआ करता था। हम पढ़ेंगे वन मृदा। वन यानी जंगल, फॉरेस्ट। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर्याप्त वन, जो वर्षा वाले वन हैं वो होते हैं। यानी कि वन मृदा का मतलब जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो है वन पाए जाते हैं, और वो किस लिए? क्योंकि वहाँ पर वर्षा टाइम पर होती है, और ये जो वन है ये सदाबहार वन कहलाते हैं मोस्टली। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों के रूप में होता है। जब नदियों में ये मृदाएं जब नदियों में होती हैं तो ये दोमट के रूप में, दोमट मिट्टी और सिल्टदार होती हैं। लेकिन जब ये पहाड़ी ढालों पर होती हैं तो मोटे मोटे कणों में, जो क्योंकि पत्थरों को घिसने के बाद ही, जैसे पत्थर कोई पानी के साथ बहता हुआ आ रहा है नदी में, तो ऊपर क्या है वो टुकड़े टुकड़े में होएगा, और टुकड़े टुकड़े में होएगा, लेकिन जब वो रपटता हुआ हाँ जमीन तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है प्लेन के एरिया तक, तो वो पूरा घिस चुका है, और घिसने की वजह से वो सिल्टदार हो गया है और बिल्कुल महीन हो गया है। लेकिन अगर वो पहाड़ी इस ढलान से बहता हुआ आ रहा है तो वो उस समय मोटे कणों के रूप में होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, जैसे विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये नदी है बहती हुई ऊपर से आ रही है, और यहाँ पर जब ये अपने मुहाने पर अपने जितने भी अवसाद है उनको छोड़ के जाएगी, तो वो क्या बनाएगी? यहाँ पर जलोढ़ मृदा बनाएगी, जलोढ़ मृदा जो उपजाऊ है। मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा का अपरदन यानी मृदा का खत्म होना किस तरीके से होता है, या फिर हम उसका संरक्षण कैसे कर पाएंगे। तो देखो, मृदा अपन के प्राकृतिक कारक, जो मृदा का अपरदन है, जो मृदा का कम होना है, वो प्राकृतिक रूप से भी होता है और मानवीय रूप से भी होता है। तो पवन, हवा चली, एक जगह की मिट्टी उड़कर दूसरी जगह चली गई। हिम नदी यानी बर्फ की नदी नदियों से बहती हुई आई, एक जगह से नदी के साथ बहकर दूसरी जगह चले जाना। जल मृदा यानी वही मिट्टी जो है जल वाली मिट्टी। ये सब प्राकृतिक तत्व हैं। और मानवीय कारक क्या हैं? मानवीय जैसे हम वन काटते जा रहे हैं, खेती उस पर करते जा रहे हैं, क्या फिर अपने इतनी जनसंख्या होने की वजह से हम उस पर घर बनाते जा रहे हैं, अति पशुचारण करा रहे हैं, निर्माण करा रहे हैं, नया नया कंस्ट्रक्शंस करा रहे हैं, कहीं पुल बना रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं, कहीं कुछ या फिर खनिजों के लिए खुदाई की जा रही है, खनिजों के लिए खुदाई की जा रही है, रिसर्च के लिए खुदाई करी जा रही है। खनन का मतलब खुदाई करना। ये मानव के द्वारा होते हैं।
मृदा के संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं? सोपान और सीढ़ीदार जो कृषि करना। अगर पहाड़ों पर कोई खेती हो रही है तो ऐसे सीढ़ी नुमा खेती वहाँ पर की जाती है, और एक तरीके से प्लानिंग बना करके, ये सोपान यानी प्लानिंग बना करके किसी चीज को करना। पट्टी कृषि, पट्टी कृषि यानी कि ऐसे उस मेड़ बना के जो है हम कोई खेती करें तो अब पेड़ों को कतार में लगाकर जो है हम रक्षक मेखलाएं बना सकते हैं, बनाते हैं। अब देखो जैसे कि ये पूरा का पूरा एक खेत है और इस खेत में ये हम किनारे किनारे ना पेड़ लगा दें लंबे लंबे, ऐसे ये लंबे लंबे हमने पेड़ लगा दिए या छोटे छोटे भी। अब लंबे लंबे जब ये इसके पेड़ बन गए हैं ऐसे करके पूरे उस पे, तो क्या होगा, अब हवा चले तो मिट्टी इधर की उड़ के उधर नहीं जाएगी, और अगर पानी बहे तो ये जो पेड़ों की जड़ें हैं जो साइडों में लगी पड़ी हैं, लंबे लंबे पेड़ों की जड़ें, वो एक मिट्टी को बांधे रखेंगी और एक खेत से दूसरे खेतों में या एक जगह से दूसरे खेतों में मिट्टी को नहीं जाने देंगी। अब हम सारांश में क्या देखेंगे? सारांश है हमारा, भारत में संसाधन नियोजन के 3 सोपान बताए गए हैं। कौन कौन से हम बता सकते हैं? उनके तत्वों को हम बता सकते हैं कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाई जाए, लिस्ट बनाई जाए। संसाधन विकास योजनाएं लागू की जाएं, वो सरकार के द्वारा और आम जनता के द्वारा भी उसका पालन किया जाना चाहिए। उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की और जो है स्किल्स यानी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय योजनाओं को समन्वय स्थापित होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि जो संसाधन विकास योजनाएं हैं वो दूसरी दिशा में जा रही हैं और जो आपकी नेशनल योजनाएं हैं, जो नेशन की देश की योजनाएं हैं, वो दूसरी डायरेक्शन में जा रही हूँ। तो ऐसे भी हम अपने जितने भी हमारे संसाधन हैं उनको हम बिगाड़ देंगे। लेकिन इसके लिए उचित क्या होगा? इसके लिए उचित होगा कि हम संसाधन विकास योजनाएं और जो राष्ट्र की विकास योजनाएं हैं उनको प्लस कर दें, यानी उनको सही ढंग से बिल्कुल उनमें संबंध में तालमेल बिठा करके उसको करें। भारत में भू उपयोग प्रारूप कैसा है? आप सबको मैंने पहले भी बताया है, फिर भी एक रिवीजन के तौर पे देखिए। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 93% भाग पर ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं, बाकी जो 7% है अभी तक वहां पर हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, यानी हमारे सर्वेक्षण जो कार्यकर्ता हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। और फिर देखो आगे, असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में जितने भी सूचित क्षेत्र उनकी जानकारी हमें नहीं है अभी तक। जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि में कमी आई है। प्रतिभूमि, जिस पर भूमि पर 2-3 सालों में एक ही फसल ली जाती है। आप समझ गए प्रतिभूमि क्या होता है? जिस भूमि को हम कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना उपजाए। सोया बोया, ये जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी कि निवल, एक पूरा हिस्सा जो बोया जाए पूरी जमीन का, उसको हम कहते हैं शुद्ध बोया क्षेत्र। एक वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्र जो है वो हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोला जाता है। पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, लेकिन और इलाकों में कम है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में कम शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। और भारत में 54% भाग पर ही खेती की जाती है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनी थी। 1952 में जो है वन नीति पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनी थी। बंजर भूमि, पहाड़ी क्षेत्रों, जितने भी पहाड़ी चट्टानें हैं, सूखी और मरुस्थलीय भूमि, मरुस्थलीय यानी मरी हुई जमीन की भूमि। और फिर आप देखो कृषि जो योजनाएं हैं, जो गैर कृषि योजनाएं हैं, ये जैसे बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग, ये हमारे संसाधन भी हैं। भू संसाधनों का निम्नीकरण कैसे?
लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन को ध्यान में न रखते हुए जब कोई कार्य किया जाए तो वो भूमि के निम्नीकरण में महत्वपूर्ण है। करने में लगातार भू उपयोग के कारण भी भूमि का निम्नीकरण होता है। तो बच्चों, अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ में आती है तो कुछ अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा, और साथ में आप इसका रिवीजन जरूर करिए। वीडियो को पॉज करके आप अपने सारे नोट्स बना सकते हैं। आज ये हमारे संसाधन और विकास पहला चैप्टर भूगोल का, इसके नोट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आएंगे, और तब तक आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो आपको समझ में आया है और लोगों को भी समझ में आए और मैं भी मोटिवेट हूँ। तब तक आप इस वर्क को कंप्लीट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।